हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी और मैं हूं इंदु चौहान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 5 लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो ये जो 5 केस लॉज हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हें इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है जिसके अंदर आपको केस की समरी देनी होती है, और या फिर किसी टॉपिक के अंडर भी आ सकता है। आप अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन्हें एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो कहने का मतलब बेसिक सिर्फ इतना है कि ये 5 केस लॉज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको केस के बारे में 1-2-4 चीज़ें बता देती हूँ कि हम क्या डिस्कस करेंगे। यानी हर केस के लिए हम सबसे पहले उसके फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पे भी ज़रूरत लगी तो हम वहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इशू को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो केस का इशू है उसे डिस्कस करेंगे, और लास्टली हम जजमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि 4 बातें डिस्कस होंगी। फैक्ट्स डिस्कस होंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट हुई वहाँ आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा, इशू डिस्कस किया जाएगा, और फाइनल जजमेंट डिस्कस किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर केस में क्या जजमेंट आया। सो चलिए सबसे पहले केस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो है हमारा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस। सबसे पहली बात तो ये एक इंग्लिश केस लॉ है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे को दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट है ये, इसके सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक कपल है, 2 लोग हैं। एक कपल है मिसेस बेल्फोर एंड मिस्टर बेल्फोर। अब जो ये केस है वो एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल करती है, यानी मिसेस बेल्फोर मिस्टर बेल्फोर के अगेंस्ट ये केस फाइल करते हैं। दोनों ही कपल एक सिटी में रहते हैं जिसका नाम है साइलॉन, ठीक है। अब दोनों एक वेकेशन के लिए जाते हैं दूसरी सिटी के अंदर जिसका नाम है इंग्लैंड। अब वेकेशन के दौरान क्या होता है कि जो मिसेस बेल्फोर हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, और डॉक्टर्स के सजेशंस और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग उन्हें इंग्लैंड में ही स्टे करना चाहिए। लेकिन अब मिस्टर बेल्फोर जो कि बहुत ही बिजी हैं, उनके वर्क प्रेशर के कारण उन्हें वापस से जो साइलॉन जाना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है उसे कंटिन्यू रीडिंग करेंगे तो आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक कपल है जहाँ पे वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है, ठीक है। दोनों ही कपल साइलॉन नाम की सिटी के अंदर रहते हैं और वो लोग वेकेशंस के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। अब ड्यूरिंग वेकेशंस मिसेस बेल्फोर जो हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, और डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग उन्हें इंग्लैंड में ही स्टे करना पड़ता है। लेकिन मिस्टर बेल्फोर के वर्क प्रेशर के कारण उन्हें साइलॉन यानी कि अपनी सिटी में वापस जाना पड़ता है। अब दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट होता है, एक अग्रीमेंट सा होता है मिस्टर बेल्फोर और मिसेस बेल्फोर के बीच, कि जो मिस्टर बेल्फोर हैं वो मंथली उन्हें यानी उनकी वाइफ मिसेस बेल्फोर को 30 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे एवरी मंथ, ठीक है, एज एन अलाउंस। अब ये जो क्या होता है, कुछ महीने तो चलता है, मिस्टर बेल्फोर कुछ महीने तक उन्हें मिसेस बेल्फोर को 30 रुपीज़ भेज देते हैं, और सडनली 1 महीने से वो लोग उनको जो अमाउंट है वो देना बंद कर देते हैं, पैसे नहीं भेजते हैं। अब इसके अंदर जो मिसेस बेल्फोर हैं वो मिस्टर बेल्फोर के अगेंस्ट केस फाइल करती हैं कि उनके बीच में एक अग्रीमेंट था, उन्होंने उस चीज़ को ब्रीच किया है और वो क्लेम करती हैं उस अमाउंट को। अब दोनों के बीच में इशू ये, अगर केस का इशू देखा जाए तो केस का इशू क्या है यहाँ पे, कि जो अग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ठीक है। यानी कि कोई अग्रीमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में जिसके बेसिस पे मिसेस बेल्फोर जो हैं वो अमाउंट को क्लेम कर रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जजमेंट की। इसका जजमेंट देखने से पहले आप सबने ये लाइन सुनी होगी, दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ने इस जो केस को था, इस जो उन्होंने केस फाइल किया था उसको डिसमिस करते हुए ये कहा कि ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स और अग्रीमेंट्स पार्टीज़ के बीच में होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, और इसी बेसिस के ऊपर यानी कि जो उनके बीच में जो बात हुई थी कि हाँ मैं तुम्हें 30 रुपीज़ मंथली चार्जेस अलाउंसेस भेज दूंगा, तो ये जो है वो 2 इंडिविजुअल के बीच का एक अग्रीमेंट है, बट ये कोई लीगलाइज चीज़ नहीं थी, रिटन में नहीं था, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे नहीं था, इसीलिए जो ये अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इसी बेसिस पे उस केस को डिसमिस कर दिया गया था।
ठीक है। सो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक कपल था, साइलोन सिटी में रहता था, दोनों वेकेशंस के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ पे उनकी वाइफ मिसेस बेल्फोर बीमार पड़ जाती हैं और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्हें वहीं स्टे करना पड़ता है। ठीक है। अब मिस्टर बेल्फोर कहते हैं कि मुझे वर्क प्रेशर के कारण मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें 30 रुपीज़ अलाउंसेस हर मंथली भेज दूंगा। मिसेस बेल्फोर कहती हैं कि ठीक है, आप जाइए, मुझे भेज दिया कीजिए। अब मिस्टर बेल्फोर अचानक से कुछ महीने तक भेजते हैं, उसके बाद में भेजना बंद कर देते हैं। तो मिसेस बेल्फोर कोर्ट में केस फाइल करती हैं कि वो अपना जो अमाउंट है वो क्लेम कर रही हैं। अब कोर्ट कहते हैं कि ये तो दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट हुई थी, एक अग्रीमेंट हुई थी, लीगलाइज नहीं है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाए, और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहाँ ब्रीच नहीं है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकते। सो बेसिकली उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, इसलिए केस को डिसमिस कर दिया गया था। सो आई होप आपको बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, जो कि है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। अब इसमें जो लालमन शुक्ला हैं वो हमारे प्लेंटिफ है और जो गौरी दत्त है वो हमारी डिफेंडेंट है। ठीक है, केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। लालमन जो शुक्ला हैं वो गौरी दत्त के सर्वेंट हैं। ठीक है, कौन है? सर्वेंट, यानी उनके यहाँ पे काम करते हैं। अब गौरी दत्त का जो नेफ्यू है, जो उस घर के अंदर उनके साथ रहता है, वो अचानक से एक दिन मिसिंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि नहीं मिलता, बाहर कहीं चला जाता है। अब गौरी दत्त इसी के चलते लालमन शुक्ला यानी कि अपने सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि तुम बाहर जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढो कि वो कहाँ है, और मिले तो उसे घर लेके आओ। ठीक है। अब जब वो लालमन शुक्ला यानी कि जो सर्वेंट है, जब वो उसको देखने के लिए जाता है, उसको ढूंढने के लिए जाता है, उनके नेफ्यू को, गौरी दत्त के नेफ्यू को, पीछे से जो गौरी दत्त है वो एक अनाउंसमेंट करती हैं कि जो भी उनके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे वो 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड देंगी। ठीक है। अब लालमन शुक्ला, उन्हें इस पर्टिकुलर ऑफर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते। ठीक है, लेकिन अब जो वो है उनके नेफ्यू को वापस ले आते हैं। कोर्ट के जजमेंट से पहले ज़रा इसका इशू देते हैं। अगेन इशू सेम है कि क्या लालमन शुक्ला और गौरी दत्त के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके बेसिस पे वो अमाउंट क्लेम कर रहे थे। अब कोर्ट ने क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर केस को भी डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने का रीज़न क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि जो अमाउंट वो क्लेम कर रहे हैं तो उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब जब प्लेंटिफ यानी कि लालमन शुक्ला, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं था ऑफर का, तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, और जब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में है ही नहीं। सो व्हेन देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर देन देयर इज़ अ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो बेसिकली कोर्ट ने ये भी कहा कि जो प्लेंटिफ यानी लालमन शुक्ला है, ये उनकी ड्यूटी थी। क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल थे, उनके जो ओनर थे, उन्होंने उनको क्या कहा था, एक ऑर्डर दिया था कि आप जाकर उस नेफ्यू को ढूंढो। तो बेसिकली ये प्लेंटिफ लालमन शुक्ला की ड्यूटी भी बनती है कि वो उसे ढूंढे, इसीलिए उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त की। क्या था? एक सर्वेंट है जिसको गौरी दत्त यानी उनके जो ओनर हैं, उन्होंने उनका जो नेफ्यू है वो मिसिंग हो जाता है, उन्होंने उसको ढूंढने के लिए कहा। पीछे से वो एक ऑफ़र देती हैं कि जो भी उसको ढूंढ के लेकर आएगा उसे 501 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। अब लालमन शुक्ला, उन्हें कोई इस ऑफ़र के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, वो उन्हें मिल जाता है नेफ्यू और वो उन्हें लेके आ जाते हैं। बाद में जब उन्हें ऑफ़र के लिए पता चलता है तो वो उसके लिए केस फाइल करते हैं टू क्लेम दैट अमाउंट, लेकिन कोर्ट इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है, इस केस को डिसमिस कर देती है कि उनके पास कोई, प्लेंटिफ के पास कोई नॉलेज ही नहीं थी ऑफ़र की, इसलिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, और जहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना, इसीलिए जो उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज द केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब बात करते हैं हम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी की। ठीक है। अब इसमें क्या है, कार्लिल एक कस्टमर है और कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी ये कंपनी है जो कि एक मेडिसिन यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ कार्बोलिक स्मोक बोल बनाती हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया और उस एडवर्टीज़मेंट में उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे प्रोडक्ट कार्बोलिक स्मोक बोल को यूज़ करेगा, ठीक है, उसे जो इन्फ्लुएंज़ा है या कोई भी कोल्ड कफ उन्हें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उन्हें कैच नहीं करेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को कोई यूज़ करता है तो उसे इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा, ये उनका क्लेम था। ठीक है।
सो उस एडवर्टीजमेंट में क्या कहा था, मैं आपको रीड आउट करके वापस बता देती हूँ एक बार. द एडवर्टीजमेंट सेज दैट इफ एनी पर्सन यूजेज देयर प्रोडक्ट एज पर द डिस्क्रिप्शन and still infected by the influenza or cold, they will be given 100 रुपीज़ टू देम. यानी कि बेसिकली किसी को नहीं होगा, अगर किसी को होता है उनके डिस्क्रिप्शन के यूज़ करने के हिसाब से तो वो उन्हें 100 रुपीज़ देंगे. अब कार्लिल यहाँ पे एक लेडी है जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं और स्टिल उन्हें इन्फ्लुएंजा इन्फेक्ट हो जाता है. ठीक है, अब वो क्या कर रही हैं, कंपनी से 100 रुपीज़ क्लेम कर रही हैं. अब कोर्ट के बीच में वापस से सेम इशू है कि क्या दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था. अब यहाँ पे जो है हमारे आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं. अब कंपनी ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए ज़रा वो देखें. कंपनी ने कहा कि जो उनका ऑफ़र था वो वेग था, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं थी उस ऑफ़र की. दूसरा उन्होंने ये कहा कि देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू एनी लीगल ऑब्लिगेशंस विद द प्लेंटिफ. ठीक है, उनका कोई भी यानी उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट से उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो किसी लीगल ऑब्लिगेशन में पड़े. थर्डली, देयर वॉज नॉट विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी कि जो वो ऑफ़र था वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं था और ना ही उनकी तरफ से कोई जो एक्सेप्टेंस है वो आई, यानी कि प्लेंटिफ ने कोई एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट नहीं करी, यानी कि उनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं. और थर्डली, कोई कंसिडरेशन नहीं है. तो कंपनी ने ये चारों आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कहा कि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. ठीक है, अब बात करते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा. ठीक है, सिंपल सी बात है. अभी अब तक हमने क्या देखा, हमने फैक्ट्स डिस्कस किए. फैक्ट्स बड़े ही सिंपल थे. फैक्ट्स में सिर्फ ये था कि एक कार्बोलिक स्मोकवेल कंपनी थी जिन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया और ये कहा कि कोई भी हमारे इस प्रोडक्ट को एज पर द डिस्क्रिप्शन यूज़ करता है तो उसके इन्फ्लुएंजा इन्फेक्ट नहीं होगा, अगर होता है तो वो उन्हें 100 रुपीज़ देंगे. कार्लिल हमारी एक कस्टमर है, उनकी कस्टमर है, एक लेडी है जिन्होंने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को यूज़ किया लेकिन स्टिल उनको इन्फ्लुएंजा हो गया. अब वो क्या कर रही हैं, कंपनी से 100 रुपीज़ क्लेम कर रही हैं. कंपनी के सामने वही इशू था कि दोनों के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है. पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट्स में हमने कंपनी का आर्ग्यूमेंट्स देखे, उन्होंने 4 बातें कह दी. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका जजमेंट क्या रहा. ठीक है, अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा. द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ नॉट अ वेग ऑफर बट इट इज़ अ डेफिनाइट ऑफर एज द कंपनी हैज़ इटसेल्फ स्टेटेड दैट वाइल दे यूजिंग देयर प्रोडक्ट इफ दे गेट इन्फेक्टेड विद एनी डिजीज़ दे कैन क्लेम 100 रुपीज़. कोर्ट ने ये कहा कि कोई वेग ऑफ़र नहीं है, ये एक डेफिनाइट ऑफ़र है जो कि क्योंकि कंपनी खुद ये बात कहती है कि कोई उनके प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसे इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, स्टिल होता है तो वो 100 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र. यानी कि ये क्या एक जनरल ऑफ़र है, ज़रूरी नहीं है कि जो एक पब्लिक एट लार्ज में ये ऑफ़र दिया गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सेप्टेंस है उसे कम्युनिकेट किया जाए. ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस विदाउट नोटिफिकेशन. यानी कि जो कंडीशंस उस पर लिखी गई थी कि आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को यूज़ करें, तो जो आपने उस कंडीशन को परफॉर्म किया है वो एक सफिशिएंट एक्सेप्टेंस है बिना किसी नोटिफिकेशन के. ठीक है, और इसी के चलते कोर्ट ने ये कहा कि जो मिसेस कार्लिल हैं उनको 100 रुपीज़ रिवॉर्ड किए जाएंगे. कोर्ट ने क्या कहा कि वेग ऑफ़र नहीं है, एक डेफिनाइट ऑफ़र है क्योंकि कंपनी खुद कह रही है कि उनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे और अगर होते हैं तो आप 100 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं. दूसरा, कंपनी ये कह रही है कि ये जो ऑफ़र है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है, केवल उस चीज़ को उन पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना ही एक एक्सेप्टेंस है बिना किसी नोटिफिकेशन के. और इसी के चलते कोर्ट ने प्लेंटिफ को 100 रुपीज़ के साथ रिवॉर्ड किया. ठीक है, so this is it for the कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवेल कंपनी. 3 केस लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के नेक्स्ट डे और लास्ट 2 केस लॉज और डिस्कस करते हैं. चलिए अब हमारा नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. हमारा केस है मौर्य बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष. अब ये जो केस है अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है. स्पेशली ये माइनर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ है. ठीक है, अब इस केस के सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं. अब इसमें धर्मोदत्त एक मनी लेंडर है और केदारनाथ है जो कि उन्हीं के नीचे काम करता है, यानी उनका एक एजेंट है. और जो धर्मोदास घोष है वो कौन है, एक माइनर है जो कि अपनी एक प्रॉपर्टी, अपनी एक जो लैंड है उसे मॉर्गेज कर देते हैं धर्मोदत्त को 20,000 रुपये के लिए.
अब जब पहली इंस्टॉलमेंट होती है तो जो केदारनाथ है वो उसे 10,500 रुपये दे देता है। किसको? धर्मोदास घोष को। लेकिन जब धर्मोदास घोष की माँ को, यानी कि जो एक माइनर है, उसकी मदर को जब पता लगता है कि जो भी इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है या जो भी अरेंजमेंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए, वो कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर है। ठीक है। अब जब उसकी मम्मी को पता चल गया था कि हाँ वो माइनर है और वो चाह रही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो भी अग्रीमेंट है इनके बीच में वो कैंसिल हो जाए, तो जो केदारनाथ थे उन्होंने अपने जो पैसे हैं वो धर्मोदास से वापस मांगे। ठीक है। और उसी चीज़ के जब उसने नहीं दिए तो धर्मोदास के अगेंस्ट उसने एक सूट फाइल किया। ठीक है। अब टिल द टाइम द केस रीच द सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे ये चलता चलता केस जब तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तब तक जो केदारनाथ है वो एक्सपायर हो गए थे। अब यही जो केस है फिर उनकी वाइफ मोहरी बीबी ने फाइल किया था। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए? अब इसके अंदर दो बातें कहने को थी। सबसे पहली तो ये कि अगर हम सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें और 65 देखें तो वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया है तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। If any contract is void and voidable, then the benefits received by both the parties have to be restored. साथ ही में यही कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट void और voidable है और उसकी बेनिफिट्स कोई भी पार्टीज ले लेती हैं तो उन बेनिफिट्स को वापस से रीस्टोर किया जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि इन्होंने सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को कहा और उसमें ये कहा दैट stated that is an instrument is cancelled, then the court can intervene and ask the party to compensate the benefit received. यानी कि सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो जाता है तो कोर्ट बीच के अंदर आके उन जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो भी बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं उन्हें कंपनसेट करने के लिए कह सकती है। दो बातें हो गई। सेक्शन 64 और 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, उसके बेनिफिट्स रिसीव किए हैं तो उनको रीस्टोर किया जाए। और सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल है तो कोर्ट बीच के अंदर आकर उस पार्टीज़ के अंदर उस चीज़ को कंपनसेट करे। ठीक है। अब कोर्ट का जजमेंट क्या रहा? The Supreme Court cancelled this contention and stated that Section 64 of Indian Contract Act and Section 65 of Indian Contract Act is not applicable. उन्होंने कहा जो ये जो रीस्टोर कंपनसेशन रीस्टोर करने वाली जो बात है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि इट स्टेट्स दैट देयर हैज़ टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वहाँ पे अग्रीमेंट था, एक अरेंजमेंट था बट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एंड हियर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज वन पार्टी वाज अ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि एक पार्टी माइनर थी इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, इसलिए सेक्शन 64 और 65 एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही। अब सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को कंसीडर करते हुए उन्होंने ये हेल्ड किया कि धर्मोदत्त एंड केदारनाथ बोथ न्यू कि जो पार्टी है वो माइनर है, यानी कि धर्मोदास घोष जो है वो एक माइनर है। ठीक है। इसीलिए और उन्होंने ये जानते हुए ये चीज़ अग्रीमेंट उनके बीच में किया। अब ऑलरेडी वो चीज़ जानते थे तो उन्हें कोई भी कंपनसेशन रिसीव नहीं दिया जाएगा, यानी उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी। दो लोग थे, एक मनी लेंडर और उसका एजेंट थे और धर्मोदास घोष थे जो एक माइनर थे। ठीक है। उन्होंने अपनी लैंड गिरवी रख के 20,000 रुपये का लिया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,500 की आई वो उन्होंने दे दी धर्मोदास घोष को। जब उसकी माँ को पता चला तो उसने कहा कि अरेंजमेंट कैंसिल होना चाहिए और ये मतलब ये जो भी इनके बीच में अग्रीमेंट है अरेंजमेंट है वो कैंसिल होना चाहिए क्योंकि जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर है। अब जब से ये पता चलता है तो जो उसका एजेंट है वो पैसे वापस मांगता है। ठीक है। और जब वो नहीं मिलते तो वो एक सूट फाइल करता है। कोर्ट ये कहता है, पहले दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि 64 और 65 अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वॉइड और वॉइडेबल अग्रीमेंट है तो उसके अंदर जो भी किसी पार्टी ने वो बेनिफिट्स रिसीव किए उन्हें रीस्टोर किया जाए। और दूसरा सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल होता है तो कोर्ट इंटरवेन करते हुए उन कंपनसेशन को क्या कर सकती है? सेटल डाउन कर सकती है। अब कोर्ट हमारा ये कहता है क्योंकि कोई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि धर्मोदास एक माइनर था इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसीलिए सेक्शन 64 और 65 तो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। और 41 को ध्यान रखते हुए क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि वो एक माइनर है तो इसीलिए उन्हें कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो यही ख़त्म होता है हमारा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस।
चलिए एक फाइनल लास्ट केस लॉ हम लोग देख लेते हैं, वो है चिनैया वर्सेस रामैया का केस। ये एक प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अब प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं और ये कहता है कि कोई भी स्ट्रेंजर यानी कोई भी जो थर्ड पार्टी, कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो उस पर्टिकुलर केस के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई सू नहीं कर सकता। कोई भी इशू है ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को सू कर सकती हैं, बट कोई स्ट्रेंजर आके सू नहीं करेगा। और ये जो केस है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। अब केस क्या है इसमें? सबसे पहले तो एक ओल्ड लेडी है जिनकी एक लैंड है, वो अपने लैंड के दो हिस्से करती है। एक जो लैंड है वो अपनी सिस्टर को दे देती है और जो दूसरी लैंड है वो अपनी डॉटर को देती है एक कंडीशन पे, यानी ये तो उसने गिफ्ट कर दी अपनी सिस्टर को, और जो दूसरा पार्ट है वो अपनी डॉटर को देती है इस कंडीशन पे कि तुम एवरी मंथ 653 रुपीज़ मेरी सिस्टर को, यानी कि जो ओल्ड लेडी है उसकी बहन को दोगे। ठीक है, अब देखो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एन ओल्ड लेडी ओन्स अ लैंड, अ पार्ट ऑफ अ लैंड शी गिव्स इट टू हर सिस्टर। आफ्टर सम टाइम द lady gives that land to her daughter on a condition that her will pay 653 rupees as an immunity to the old lady's sister, उसकी बहन को देगा। ठीक है, अब डॉटर अग्रीज, उस कंडीशन पे अग्री कर देती है और साइन कर देती है टू इट, लेकिन बाद में उस चीज़ को, यानी कि जो अमाउंट डिसाइड हुआ था 653, वो पे नहीं करती है। दस अ सूट वॉज फाइल्ड बाय द ओल्ड लेडी सिस्टर। ठीक है, यानी कि उस जो लेडी की जो सिस्टर थी वो एक केस फाइल करती है। अब यहाँ पे जो चिनैया है इज़ द ओल्ड लेडी सिस्टर और जो रामैया है वो डॉटर है। ठीक है, अब अग्रीमेंट गिवन बाय द रामैया इज दैट the state received by her is a gift and she has no contract with Chinaya and then she has no obligation to pay। रामैया यानी कि उस ओल्ड लेडी की जो बेटी है वो क्या कहती है कि मुझे ये जो पर्टिकुलर लैंड है वो एज अ गिफ्ट मिली है, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए वो ऑब्लाइज नहीं होती है उसकी सिस्टर यानी ओल्ड लेडी की सिस्टर चिनैया को पे करने से। अब कोर्ट इस केस के अंदर क्या कहता है, जजमेंट जरा वो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गिफ्ट डीड एंड द इम्यूनिटी अग्रीमेंट आर बोथ साइमल्टेनियस अग्रीमेंट एंड बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज अ वन ट्रांजेक्शन। दस द कंसिडरेशन हैज़ टू बी पेड बाय रामैया टू द चिनैया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो गिफ्ट डीड है यानी कि जो लैंड दी गई है वो किस बेसिस पे दी गई है कि आप एक इम्यूनिटी अग्रीमेंट जो आपने साइन किया है यानी कि आप पे करेंगे उसको, तो ये दोनों साइमल्टेनियस चल रहे हैं। ठीक है, दोनों को एक ट्रांजैक्शन कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि आपको लैंड तभी मिली है जब आप उसको इतना अमाउंट पे करेंगे। तो इस चीज़ को एक ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हुए कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो रामैया है यानी जो ओल्ड लेडी की जो डॉटर है उनको वो अमाउंट चिनैया ओल्ड लेडी की सिस्टर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द जजमेंट। आई होप आपको पांचों केसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने सारे केसेस को ढंग से डिस्कस किया है, डिटेल डिस्कशंस किए हैं। इतना डिस्कशन, इतना आप लिखेंगे एग्जाम्स में इज़ मोर देन सफिशिएंट। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आई सूनर और लेटर मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और कोई आपके पास टॉपिक सजेशंस के अंदर हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ विद द हैंड रिटन नोट्स, तो प्लीज़ डू सजेस्ट मी। और टिल देन आई होप आप सब ठीक रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।